रिपब्लिक टीवी के जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को जब सुबह सुबह उनके घर से अरेस्ट किया गया तो एक खबर सुनकर सोशल मीडिया दो भागों में डिवाइड हो चुका था। यह अरेस्ट उस दिन किया गया जिस दिन यूएस में इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे, इसलिए सोशल मीडिया पर ज़्यादातर खबरें यूएस रिजल्ट से जुड़ी हुई थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो तैरते हुए नजर आए अरेस्ट के समय के, उन पर ध्यान देना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। इस अरेस्ट के समय की वीडियो में दिखाई देता है कि कैसे अर्नब गोस्वामी पुलिस से थोड़ा सा समय मांग रहे थे कि उन्हें उनके वकील वगैरह से बात करने दी जाए, मगर पुलिस उन्हें घसीटते हुए उनके घर से ले गई। इस अरेस्ट के बाद में अर्नब गोस्वामी के कुछ और छोटे छोटे वीडियोस निकल कर आए। एक क्लिप में वो कहते हैं कि उनके बेटे को मारा गया है। मेरे बेटे को मारा। दूसरे क्लिप में वो अपने हाथ में लगी हुई चोट दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए, मुझे जूते पहनने तक की परमिशन नहीं मिली। They surrounded me. They held me by the scruff of my neck. They pushed me. I have come here, as you can see, without shoes here today. Yes, you are without shoes. I'm without shoes because it's against a Supreme Court order. Yeah, they did not let me take off my shoes. I've been assaulted. I want the people of the country to know. Don't push me. Don't push me. I want the people. इसके अलावा पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि अर्नब गोस्वामी, उनकी वाइफ और उनके बेटे, इन लोगों ने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करी है, असॉल्ट कराया और उसको लेकर उनके घर वालों पर भी एफआईआर दर्ज करवाई गई। तो 2018 का एक केस था जहां पर बताया गया कि एक इंटीरियर डिजाइनर ने एक सुसाइड लेटर लिखा जिसमें उसने फिरोज शेख, नीतीश शारदा और अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा। बताया कि 5 करोड़ से ज़्यादा रकम इन लोगों के पास उसकी बकाया थी जो उसे नहीं चुकाई गई, जिसके चलते वो काफ़ी तंगी में आ गया और उसने सुसाइड करने का स्टेप लिया। अर्नब गोस्वामी के आगे उसने 80 से 90 लाख रुपए की बात कही थी और 5 करोड़ से ज़्यादा की रकम का सबसे बड़ा हिस्सा फिरोज शेख के नाम उसने लिखा था। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस केस का एक ऐसा पहलू है जो अभी डिस्कशन में नहीं आ रहा है, मगर 2018 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में लिखा गया था कि पुलिस का दावा है कि उस दिन उस घर में उस इंसान के साथ उसकी मदर की भी लाश बरामद हुई थी। उस समय की इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि उनकी मदर ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि ये एक मर्डर था, और ये एक अहम पहलू है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको साफ दिखाई देती होंगी। पहला, उनके मदर के पॉसिबल मर्डर एंगल की बात। दूसरा, 5 करोड़ की टोटल रकम है मगर अर्नब के नाम पर सिर्फ 80 से 90 लाख की रकम है। अब चूंकि कहते हैं रिपब्लिक एक 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा बिजनेस है जिसकी 70-80% का मालिकाना हक अर्नब गोस्वामी के पास है, तो ऐसा लगता नहीं है कि अर्नब गोस्वामी 80-90 लाख रुपए ना चुका पाए हों। लेकिन खैर, 2018 में जो पुलिस ने कहा था वही मैं आपसे फिर कहता हूं। पुलिस ने कहा था कि सबूतों के अभाव में उन्हें केस बंद करना पड़ रहा है। उस समय इन्हें सबूत नहीं मिले थे। अब दोबारा से इस केस को खोला जा रहा है। अब दोबारा से खोला जा रहा है तो फिर छानबीन होगी। उसी सिलसिले में अर्नब को अरेस्ट किया गया है। इसकी शुरुआत अगर आप ध्यान से देखें तो पालघर वाली घटना के बाद से हुई थी। पालघर की घटना पर रिपोर्टिंग करते हुए अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी को अंटोनिया माइनो कहते हुए ये बात कही थी। आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं। ये बात कहने के बाद अर्नब गोस्वामी पर अलग अलग स्टेट में 100 से ज्यादा केसेस हो गए। एक तरफ जहां मैं मानता हूं कि अर्नब गोस्वामी की रिपोर्टिंग ब्रूटिश लगती है, वहीं दूसरी तरफ उन पर 100 से ज्यादा इस तरह की एफआईआर होना एक एग्जेजरेटेड रिएक्शन लगता है। खैर, अप्रैल के बाद मई का महीना आया और जो 2018 के केस में जहां अब गिरफ्तारी उनकी हुई है उसे मई के महीने में ही खुलवाया गया था। उसके बाद आया जून का महीना और उस समय सुशांत सिंह राजपूत ने एक मिस्टीरियस हालत में उनकी डेथ हो गई। उस डेथ के बाद अर्नब गोस्वामी ने लगातार मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार के बारे में कई सारे सवाल उठाते हुए अपने प्रोग्राम करे, जहां एक तरफ फिर से उनके प्रोग्राम करने के अंदाज पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई और उन्हें कहा गया कि वो एक मीडिया ट्रायल चला रहे हैं। वहीं एक पैरेलल वे में एक तरह से उनके ऊपर, उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर कई सारे केसेस होने लगे। मसलन रिपब्लिक टीवी से कहा गया कि पिछले 5-6 महीनों में जितना उन्होंने भी अपने खर्च किए हैं, जो भी उनके बिल्स हैं, वो सारे उन्हें देने पड़ेंगे। उनके पूरे के पूरे एडिटिंग स्टाफ पर एक एफआईआर केस की तरह शुरू हो गई। अर्नब गोस्वामी पर कई सारे केसेस खुले, टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक टीवी का नाम आया, वगैरह वगैरह। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो उनके ऊपर केसेस और एफआईआर्स की जो आंच है वो उनके घर तक, उनकी वाइफ और उनके बेटे तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सारी केसेस में से एक केस पर कल अपना बयान देते हुए कहा है कि
महाराष्ट्र की असेंबली की तरफ से जो लेटर अर्नब गोस्वामी को भेजा गया था वो उन्हें डराने का प्रयास लगता है। अब बाकी केसेस में कोर्ट्स क्या कहते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं, वो धीरे धीरे हमें आगे पता चलेगा। मगर ये सारी चीज़ें पिछले कुछ महीनों में हुई हैं जो कि ध्यान देनी ज़रूरी है। दो तरफ से रिएक्शंस आए, पहला राइट विंग की तरफ से और बीजेपी के तमाम सारे लीडर्स की तरफ से। इन सारे लोगों ने ट्विटर पर जाकर लिखा कि कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक तरह से दबाया जा रहा है, कितना हनन हो रहा है यहाँ पर, एक जर्नलिस्ट के ऊपर एक तरह से इमरजेंसी लागू हो गई है, जैसे इंदिरा गांधी का समय वापस आ गया हो। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट विंग के कई सारे लोगों ने दो तरह के रिएक्शन दिए। पहले उन्होंने ये तो कहा कि ये होना गलत है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं अर्नब गोस्वामी की जर्नलिज्म से बिल्कुल अग्री नहीं करता, उन्होंने जर्नलिज्म बहुत बुरी करी है और इस तरह से तो यही होना चाहिए। तो इस तरह से डुअल नेचर के रिएक्शंस वहाँ से निकल कर आ रहे थे। उसके साथ साथ एक और रिएक्शन निकल कर आया जहाँ पर कई सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी कि देखिए बीजेपी के राज्य के अंदर जो भी लोग हैं वो वहाँ पर देखिए कितने सारे लोगों को ऐसे परसिक्यूट किया गया है, तो अर्नब गोस्वामी का परसिक्यूशन क्या नई बात है। मैं आपको अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो ये दोनों लोग पूरी तरह से हिपोक्रेसी से भरे हुए हैं। पहले हिपोक्रेसी है बीजेपी के सपोर्टर्स और उनके पार्टी वर्कर्स की कि भाई आपके राज्य में जहाँ जहाँ पर सरकारें हैं आपने कितने जर्नलिस्ट को इस तरह से परसिक्यूट कराए। कोई आपके किसी नेता का कार्टून बना देता है तो आप परसिक्यूट कर देते हैं, उसे जेल में डाल देते हैं, उस पर कोई अलग अलग कानून लगा देते हैं। तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सिर्फ एक केस में बात करें ये शोभा नहीं देता। जो लोग अर्नब को पसंद नहीं करते वो यहाँ पर एक गलत तरह से रिपोर्ट पेश करने की कोशिश करते हैं। वो कई सारे लोगों का नाम बताते हैं कि ये लोग परसिक्यूट करे गए, मगर उस लिस्ट में वो उन लोगों का नाम भी जोड़ देते हैं जो शायद इस लिस्ट में रखने के काबिल नहीं है। उन्होंने अलग अलग डिग्री के कुछ ना कुछ क्राइम किए हैं और उसकी वजह से उनको जब सज़ा मिली तो उसे ऐसा दिखाते हैं कि अरे इनको तो परसिक्यूट किया जा रहा है, इन्होंने कोई गलती नहीं करी थी। दूसरी बात वहाँ पर वो उन लोगों का नाम भी जोड़ देते हैं जो अलग अलग सरकारों में परसिक्यूट करे गए, मगर एक साथ क्योंकि लिस्ट में नाम आता है तो ऐसा लगता है कि सब केंद्र सरकार ने परसिक्यूशन कराया या फिर बीजेपी की सरकारों ने ऐसा किया है। मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ जो शायद इस लिस्ट में नहीं रखे जाने चाहिए थे मेरी समझ से। पहला नाम है प्रशांत कनौजिया का। प्रशांत कनौजिया के ऊपर चार्ज है जो कि द प्रिंट में भी पब्लिश हुआ है। कहा गया कि उस समय अगस्त के महीने में जब देश में रिलीजियस भावनाएं काफ़ी ज़्यादा उफान पर थी, राम मंदिर बनने की बात चल रही थी, तब उन्होंने एक ऐसा ट्वीट लिखा जो कि रिलीजियसली चार्ज था और बताते हैं कि फेक इमेज थी, उसे इन्होंने पब्लिश करा और इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। धवल पटेल दूसरा नाम इसी लिस्ट में आता है जो कई सारे लोगों ने साइट करा, ये गुजरात के हैं। इन्होंने वो बताया था कि गुजरात के सीएम अब चेंज होने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से फेक न्यूज़ निकली और फिर इन पर कार्रवाई की गई। अब आप बताइए कि इस तरह की फर्जी न्यूज़ चलाने वालों को अगर आप इस लिस्ट में रखेंगे तो फिर आप अपने केस को किस तरह से कमज़ोर करते हैं। ऐसे ही एक और केस निकल कर आता है जहां पर तेलंगाना में जर्नलिस्ट के ऊपर पीपीई किट्स पर रिपोर्टिंग करने की वजह से कार्रवाई हुई, मगर तेलंगाना में तो कहीं बीजेपी की सरकार नहीं है, मगर उसे भी इसी लिस्ट में जोड़कर दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा जब हम जर्नलिस्ट प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं तो ओडिशा टीवी और ओडिशा गवर्नमेंट के बीच में अगर आप पिछले कुछ महीनों की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा क्लैश चल रहा है। मगर वो ओडिशा टीवी का नाम नहीं लेते। क्यों? ओडिशा टीवी कहता है कि उसके साथ वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट लगातार प्रोसिक्यूशन कर रही है और इस बात को ये सारे लोग जब अपनी लिस्ट बनाते हैं तो उसमें शामिल नहीं करते। तो यहाँ पर आपको अलग अलग नेचर की हिपोक्रेसी दिखेगी, उन लोगों की तरफ से भी जो कि बीजेपी सपोर्टर्स हैं और उनकी तरफ से भी जो अर्नब को पसंद नहीं करते या फिर बीजेपी को अपोज करते हैं। कि देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कहीं पर भी अटैक हो, वो अटैक कितने लेवल तक बढ़ता जाता है ये आप और हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे किसी भी अटैक को सेलिब्रेट करना इज़ नॉट ओके। आप अर्नब से डिसएग्री करते हैं, बिल्कुल करिए। इवन मैं भी डिसएग्री करता हूं उनकी जर्नलिज्म की स्टाइल से और इस पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं क्रिटिसाइजिंग अर्नब फॉर हिज इम्पैक्ट ऑन द इंडियन जर्नलिज्म, वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। मगर मेरा ये मानना है कि अर्नब गोस्वामी एक ऐसे लेवल के एंकर हैं जो कि पब्लिक नज़र में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर उनको इस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है या फिर उनके ऊपर लगातार ऐसे केसेस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे हम उस स्टेज पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं जहां पर ये चीज़ें आम बन सकती हैं। और जब ये चीज़ें आम बन जाती हैं तो फिर ना आप सुरक्षित हैं, ना मैं सुरक्षित हूँ, ना भी कोई और एंकर सुरक्षित है। क्योंकि देखिए राज्य सरकारें तो सब जगह अलग अलग पार्टीज़ की हैं, हर जगह एंकर्स अलग अलग आइडियोलॉजी के हैं और सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। अगर कोई और राज्य सरकार किसी और आइडियोलॉजी के एंकर के ऊपर इसी तरह से लग जाए तो उसके पास भी कई सारे केसेस निकल सकते हैं और वहाँ पर भी वो एंकर अरेस्ट हो सकता है। उस समय आप क्या लॉजिक अपनाएंगे? क्योंकि जो लोग उस एंकर को नहीं पसंद करते होंगे वो लोग यही कहेंगे कि देखिए मुझे इसकी जर्नलिज्म पसंद नहीं आती, अच्छा हुआ अरेस्ट हो गया।
जैसे कि कई सारे लोगों ने कहकर अर्नब के अरेस्ट को सेलिब्रेट करा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो लॉजिक है वो एक स्लिपरी स्लोप है जो कि आपको एक ऐसी स्टेज पर पहुंचा देगा जहां पर आप भी खतरे में आ सकते हैं। यही थे मेरे ओपिनियन इस पूरे के पूरे मसले पर। अब आपके ओपिनियन क्या हैं? आप इस मसले को किस तरह से देखते हैं? क्या है आपकी थॉट प्रोसेस? क्या है आपका व्यू पॉइंट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे पेट्रियन और इंस्टा मुझे पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।